हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डॉबरनियर ट्राइड्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आपको लिंक शो हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड देन डॉबरनियर के बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो, जब डॉबरनियर थे उस टाइम ओनली 30 एलिमेंट्स नाउन थे। डॉबरनियर के बाद न्यूलैंड्स आए तो उस टाइम 56 एलिमेंट्स नाउन हो चुके थे। तो उन्होंने इन एलिमेंट्स को प्लेस्ड किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेस पे और पाया था कि एवरी 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती है। आइए थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। इन्होंने क्या देखा था, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको कंपेयर किया था म्यूजिक से। जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, उसके बाद आता है मा, पा, दा, नी। एंड 7 के बाद 8वां जो सुर है वो फर्स्ट पे आता है। इसीलिए इन्होंने बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लिथियम लेते हैं फर्स्ट पे, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मिलेगी। लेकिन यह लॉ भी काफ़ी हद तक नहीं चल सका, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस रहेगी। अब देखते हैं जो न्यूलैंड्स ने लॉ दिया था उसकी क्या लिमिटेशंस थी। यह लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो सका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैल्शियम है, यहाँ तक ही चल सका और आने वाले एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सका और ये फेल हो गया। देन न्यूलैंड्स ने क्या किया था, सेम स्लॉट में दो एलिमेंट्स रख दिए थे। यहाँ पे आप देखोगे कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया था। यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स एक स्लॉट में रख दिए थे। इसी कारण ये लॉ फेल हो गया था, काम नहीं कर सका। इसके बाद न्यूलैंड कहते थे कि आने वाले टाइम में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। उस टाइम 56 एलिमेंट्स थे, इतने ही रहेंगे और आने वाले टाइम में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, इसीलिए यह लॉ फेल हो गया। तो इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस रहेगी। डॉबरनियर के बारे में देखा हमने, न्यूलैंड्स के बारे में देखा। न्यूलैंड्स के बाद आएंगे मेंडलीफ साइंटिस्ट और मेंडलीफ की जो क्लासिफिकेशन थी अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ के टाइम 63 एलिमेंट्स नाउन हो चुके थे। तो उन्होंने इन एलिमेंट्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाए। अब आप लोग कहेंगे कि कंपाउंड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों चुना? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। ये लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बना रहे थे। तो जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बन रहे थे उन्हें हाइड्राइड बोला और जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बन रहे थे उन्हें ऑक्साइड बोला। इसके बेसिस पे मेंडलीफ ने हर एक एलिमेंट्स की 63 एलिमेंट्स थे, तो हर एक एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल्स प्रॉपर्टी अलग अलग कार्ड पे लिखी। तो वो 63 कार्ड्स पे सबकी प्रॉपर्टीज़ लिखकर उन्होंने उन कार्ड्स को एक दीवार पे लटका दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो उसके बेस पे उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिन्हें ग्रुप कहते हैं और उन एलिमेंट्स में देखा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच हो रही है, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ और इसी तरह बोरॉन की एल्युमिनियम के साथ। तो ये थी मेंडलीफ की क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि जो मेंडलीफ की क्लासिफिकेशन थी वो थी एटॉमिक मासेज के बेस पे। उन्होंने जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिखी थी वो भी एटॉमिक मासेज के बेस पे थी। तो यहाँ पे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। देखो, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेज के बेस पे फंक्शन करती हैं। एंड देन मेंडलीफ ने बताया था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये क्या था कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। तो इस लॉ को कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। तो देखो, मेंडलीफ ने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे और ये आप देख रहे हो ना। और यहाँ पे पहले ही
प्रेडिक्शन कर दी थी कि नए एलिमेंट्स आएंगे और उन एलिमेंट्स का नाम भी इन्होंने रख दिया, इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। और यहाँ पे मेंडलीफ ने यह भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ होगी। तो ये सेकेंड इसकी बड़ी अचीवमेंट्स थी। उसके बाद कुछ जो एटॉमिक मासेज इनकरेक्ट थे उनको करेक्ट किया एंड देन मेंडलीफ ने कहा था कि अगर नोबल गैसेज आती हैं तो उनके लिए एक अलग कॉलम बनेगा। तो ये थी मेंडलीफ की अचीवमेंट्स। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिटेशंस थी, हाइड्रोजन को प्रॉपर स्थान नहीं मिला था, तो ये फर्स्ट लिमिटेशंस थी। इसके बाद जो लिमिटेशंस थी, उन्होंने आइसोटॉप्स के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। यहाँ पे देखो जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेज की बेस पे थी। आज के टाइम में कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अगर ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक मासेज के बेस पे बनी है तो इनको अलग अलग कॉलम में रखना पड़ेगा, अलग अलग स्लॉट में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी मेंडलीफ की लिमिटेशंस रह गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो तो थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेस पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निकल का एटॉमिक मास 58.71 है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 है, जबकि कोबाल्ट को निकल के पीछे आना चाहिए था। तो यह भी क्या रहेगी, इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस रह गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी करना है कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड टेक केयर।